दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीआईबी न्यूज एनालिसिस को देखते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक 100 डेज का 100 दिन का एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का नाम रखा गया है सुजलाम या सुजलम, जो भी आप कह लीजिए। ये अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान के अंतर्गत किया क्या जाएगा, तो ये अभियान के अंतर्गत जो विलेज है उस विलेज स्तर पे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा। इसको हिंदी में बोलें तो अपशिष्ट जल प्रबंधन का ग्रामीण स्तर पर प्रबंधन किया जाएगा और यह अभियान उन ग्रामीण क्षेत्र के गांवों पर फोकस है जो ओडीएफ प्लस विलेज हैं। ओडीएफ प्लस का मतलब हुआ ओपन डिफिकेशन फ्री, जिसे शौचालय मुक्त घोषित किया जा चुका है। तो ऐसे गांव जो ओडीएफ प्लस गांव हैं वहां पर ये जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत ओडीएफ के क्या लाभ हैं, इसकी वहनीयता व 10 लाख शोक पिट को बनाए जाने के उपलक्ष्य में जन जागरूकता के लिए सुजलाम अभियान को शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ओडीएफ प्लस स्टेटस को प्राप्त करना, ताकि जो गांव हैं वह पूरे भारत में वहनी व अपशिष्ट प्रबंधन का अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें। तो 2-3 क्वेश्चन ये पूछेगा कि सुजलाम है क्या। तो ये 100 डेज का 100 दिन का एक जन जागरूकता अभियान के रूप में शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जो जल शक्ति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। तो ये न्यूज़ में थी और ये पूछा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर पे जो अपशिष्ट जल होता है उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। तो एक शब्दों में आपको याद रखना है कि सुजलाम है क्या? जल शक्ति मंत्रालय का एक प्रकार का 100 डेज का कैंपेन है, अभियान है, जिसमें मुख्य फोकस क्या होगा, जो वेस्ट वाटर होता है उसका कैसे प्रबंधन किया जाए। इन पॉइंट को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरी न्यूज़ थी वो आपकी एफआरपी को लेकर के थी। तो एग्ज़ाम में आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका कि एफआरपी जिस प्रकार खाद्यान्न फसलों के लिए एमएसपी घोषित होता है, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसी प्रकार गन्ने की फसल के लिए एफआरपी घोषित किया जाता है। एफआरपी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। लिख दे रहे हैं एफआरपी की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों एफ से हो जाएगा फेयर, आर से हो जाएगा रेम्यूनरेटिव और पी से हो जाएगा प्राइस। इसी को हिंदी में उचित लाभकारी मूल्य के नाम से जाना जाता है, एफआरपी। तो गन्ना किसानों को एफआरपी घोषित किया जाता है और ये कौन तय करती है? तो जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडली समिति है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। और सीएससीपी जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है उसके द्वारा सिफारिश की जाती है। अभी कैबिनेट जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडली समिति है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, उसने यह डिसाइड किया है कि जो शुगर केन गन्ना है इसका कितना 290 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एफआरपी घोषित किया गया है, जो अब तक का हाईएस्ट है यानी उच्चतम मूल्य है। इसके संदर्भ में जो कृषि मंत्री राजेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये बात नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये बात बोली गई कि इससे किसानों में आत्मनिर्भरता आएगी और किसान के द्वारा जो गन्ना का उत्पादन होता है, शुगर
यानी चीनी, उसका भी निर्यात बढ़ेगा और जो खोई होती है और उससे बाई प्रोडक्ट एथेनॉल बनाया जाता है, उसका उत्पादन भी बढ़ाया जा सकेगा। जो अंततः गन्ना उत्पादक जो शुगर केन ग्रोवर्स हैं, उनकी आय को भी इन्हेंस किया जा सकेगा, आय भी इससे ज़्यादा की जा सकेगी। तो क्वेश्चन पूछ लेगा एफआरपी कौन घोषित करता है, अभी कितना हुआ, ये बातें हमने आपको बता दी। अगली न्यूज़ थी कि जो निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन आपको पता है कि वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिसको क्या कहा जाता है, पीएसबी कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के नाम से हिंदी में जाना जाता है। इसमें पब्लिक क्षेत्र जो बैंक है उसमें सुधार के लिए एक एजेंडा शुरू किया गया था और उसी का नाम क्या, ईज नामक एजेंडा को शुरू किया गया था। तो ईज 1.0 जब पहली बार शुरू किया गया तो इसे क्या नाम दिया गया, ईज 1.0, ऐसे ईज 2.0, ईज 3.0 और अभी जो शुरू किया गया है ये आपका ईज 4.0 है, जो कि 2021-22 के लिए है। और यह ईज 4.0 है क्या, तो पहला ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है। किसके द्वारा शुरू किया गया, निर्मला सीतारमन जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके उस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। और ईज 4.0 ये अगले 2021-22 एक साल के लिए है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिंप्लीफाइड एंड कोलाबोरेटिव बैंकिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। यानी जो बैंक प्रणाली है वो टेक्नोलॉजिकल हो और उसमें अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए और सरल होनी चाहिए, सिंप्लीफाइड होना चाहिए और सहयोगात्मक बैंकिंग प्रणाली होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये शुरू किया गया। इसके पहले 2020-21 के लिए कौन सा, तो एजेंडा ईज 3.0 भी शुरू किया गया था। तो ये आपका पूछ सकता है। अभी जो ईज, इसमें असल में जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उनके बीच कंपटीशन को प्रमोट करने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जब आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे और लाभ कमाने की कोशिश करेंगे तो उससे नुकसान, जो एनपीए की समस्या है, उससे भी निजात पाया जा सकेगा। और उनकी जो क्रेडिट है, साख सृजन की कैपेसिटी है, जनरेशन ऑफ क्रेडिट की उनकी जो कैपेसिटी है, एफिकेसी है, प्रभाव उत्पादकता है, उसको भी इन्हेंस किया जा सकेगा। अब इसमें जब ये इंडेक्स भी ईज 3.0 के अंतर्गत एक इंडेक्स जारी किया गया, वो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ईज 3.0 बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स। यानी कौन सा बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत किसने कितना रिफॉर्म किया है, उसी के आधार पे बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स ईज 3.0 जारी किया गया, जो कि 2020-21 के लिए है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें कौन ईज 3.0 बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स में टॉप कौन सा स्टेट किया, वो कौन सा बैंक किया है, तो यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे ये सब टॉप बैंक है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे नंबर पे रहा और तीसरे नंबर पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहा है। ये टॉप 3 बैंक हैं। नंबर 1 पे एसबीआई रहा है, नंबर 2 पे बैंक ऑफ बड़ौदा और नंबर 3 पे यूनियन बैंक रहा है। तो ये टॉप 3 स्टेट वो बैंक रहे हैं जो ईज 3.0 बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसी को इलेक्ट्रॉनिक व विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो इसके द्वारा इसके जो इस समय मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वो अश्विनी वैष्णव हैं। अश्विनी वैष्णव के द्वारा स्टार्टअप, और ये स्टार्टअप कहाँ, इनोवेशन के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, तो इनोवेशन नवाचार, नवोन्मेष व स्टार्टअप के क्षेत्र में प्रमोट करने के लिए
इनोवेशन व स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया? समृद्धि स्कीम। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि दोस्तों समृद्धि स्कीम का संबंध किससे है? तो स्टार्टअप, और स्टार्टअप किस क्षेत्र में? तो इनोवेशन के क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। और किस मंत्रालय के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इससे शुरू किया गया है। तो यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स है, एक प्रकार से जो समृद्धि स्कीम शुरू की गई इसमें स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स ये है। और किस मंत्रालय का है? तो इसी को मेती या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हम बात करें कि ये समृद्धि की फुल फॉर्म क्या है, तो समृद्धि की फुल फॉर्म ये आपकी लिखी हुई है, ये पूरी फुल फॉर्म एक बार फिर से बता देते हैं। समृद्धि की फुल फॉर्म इतनी है, समझिएगा फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ यस से स्टार्टअप हो जाएगा, ए से एक्सीलरेटर्स हो जाएगा, और यम से आपका मेती हो जाएगा, और फार, और यहाँ आर है तो आर का मतलब यहाँ पी को चूँकि इसमें इसका तुकान बैठाया गया इसलिए आपका प्रोडक्ट याद रखिएगा। आर से आपका पी को इसमें छिपा दिया गया है, प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट। आई से इनोवेशन हो जाएगा, डी से डेवलपमेंट हो जाएगा, एंड ग्रोथ। तो ये समृद्धि फुल फॉर्म क्या है? स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स ऑफ, ये यहाँ एमसी इस मंत्रालय का नाम अपने आप आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ मेती फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये स्कीम लॉन्च की गई। तो इसके अंतर्गत भारत में, जो भारत है, यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी स्टार्टअप वातावरण को बूस्ट किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत कितने? तो 300 स्टार्टअप का टारगेट रखा गया है कि 300 स्टार्टअप को मेंटरशिप, फंडिंग व अदर जो भी ज़रूरत होगी नेसेसरी सपोर्ट वो प्रदान किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो स्टार्टअप है उनमें इन्वेस्टमेंट निवेश कितना होगा? तो 40 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट यानी किया जाएगा स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। तो ये आपका था कौन? स्टार्टअप वाला। तो इसके बारे में आपको हमने बता दिया, इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो काम का है, यहाँ पर देखिए एक निर्मला जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू की गई। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार पिछली बार एक इसी प्रकार की स्कीम शुरू की गई थी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसी से कोटर्मिनस, उसी से सुसंगत नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू की गई। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पीसीएस के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसीएस हो या ये सब क्वेश्चन बहुत हाईलाइट होते हैं, कहाँ से करंट पूछा जाएगा। तो हम लोग इधर उधर बहुत जो नहीं पूछा जाता उसको तैयार करते रहते और दिमाग को दही बनाते रहते हैं, जबकि एग्ज़ाम में बिल्कुल क्लियर है। आईएएस हो या पीसीएस, करंट वाला बहुत जो काम की चीज़ें होती हैं वही पूछा जाता है। तो इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू की गई, पहला क्वेश्चन यही है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कौन शुरू किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसमें किया क्या जाएगा? तो इसमें आपका नेशनल मोनेटाइजेशन का मतलब हुआ कि एसेट्स, जो भी परिसंपत्ति है उसको तरलता, मोनेटाइजेशन का मतलब हुआ मौद्रिक रूप में इसको उसको विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। तो एसेट्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है और इसे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। इसका जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है, जो अनुमान लगाया गया है एक कितना, तो एग्रीगेट मोनेटाइजेशन जो पोटेंशियल भारत में है वो कितने की है? तो 6 लाख करोड़ रुपये की है।
और कैसे, तो ये जो केंद्र सरकार की जो कोर एसेट्स है उसके माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए का नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है उसको विकसित करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाएगा। और इसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसे वॉल्यूम 1 व वॉल्यूम 2 के रूप में इसे शुरू किया गया। और ये किसके द्वारा, नेशनल मोनेटाइजेशन वॉल्यूम 1 व वॉल्यूम 2 जो पाइपलाइन है इसे कौन विकसित किया, तो प्रमुख रूप से कौन, नीति आयोग है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसे किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया, विकसित किया गया है, तो ये नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया। और इसमें जो सलाह मशविरा लिया जा रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मिनिस्ट्री हैं, इससे संबंधित मंत्रालय हैं, बेस्ड ऑन द मैंडेट फॉर एसेट मोनेटाइजेशन अंडर द, और इसकी अनाउंसमेंट किस में हुई थी, तो जो केंद्रीय बजट है 2021-22 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, तो इससे फ़ायदा कई क्षेत्रकों में मिलने वाला है। तो इससे क्या होगा, कई क्षेत्रकों में फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इट विल हेल्प फंड लीजिंग आउट ऑफ स्टेट ओन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स which involves हैंडलिंग एसेट्स, यानी इसमें जो राज्य के अंतर्गत राज्य स्वामित्व वाले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर संरचनागत जो भी परिसंपत्तियां हैं उनमें क्या किया जाएगा, उनमें इन्वेस्टमेंट करके कितना 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जुटाया जा सकता है। ये पोटेंशियलिटी इसमें बताई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका यहाँ पर प्रगति, अभी जो प्रगति सुशासन में आपको कोई भी मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो ये प्रगति के अंतर्गत जो अभी 37 एडिशन की प्रगति की अध्यक्षता की गई, ये मोदी के द्वारा की गई, मोदी जी के द्वारा, यानी इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। पूछ सकता है कि प्रगति है क्या, तो ये ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। और प्रगति की फुल फॉर्म ही है कि प्रोएक्टिव, और जी का मतलब प्रोएक्टिव, PRA से प्रोएक्टिव हो गया, और जी से हो गया गवर्नेंस, एंड और टी से हो गया टाइमली, और आई से हो गया इम्प्लीमेंटेशन। यानी प्रगति है क्या, तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये प्रगति की फुल फॉर्म है जो सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई। यानी कि इसके अंतर्गत जो भी आपका केंद्र के जितने भी मंत्रालय हैं, राज्य के जितने मंत्रालय व विभाग हैं, सभी के सचिव व मंत्री को एक साथ संबोधित करके कौन सी स्कीम का कितना प्रगति व विकास हुआ इत्यादि की जायजा व जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये आपका क्या है, तो ये सेंटर व स्टेट गवर्नमेंट इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आपके आ जाए, किस में आ जाए, तो गवर्नेंस में, तो वहाँ प्रगति को आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो ये पीछे का जो छूटा हुआ था करंट अफेयर्स, उसको हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, इसके अलावा पीछे का कुछ भी बाकी नहीं। दोस्तों इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, न्यू पोर्टल अंडर भुवन। तो भुवन अपने आप में एक प्रकार का पोर्टल है। इसी भुवन के अंतर्गत एक नया पोर्टल युक्त धारा या युक्त धारा, अपने आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, युक्त धारा या युक्त धारा। तो युक्त धारा ये नया पोर्टल विकसित किया गया जो क्या करेगा, जो मनरेगा के अंतर्गत एसेट्स जो भी परिसंपत्तियां सृजित की जाएंगी उसकी क्या करेगा, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हुए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग करते हुए यह क्या करेगा, यानी उसका फोटो इससे कलेक्ट किया जाएगा और इससे क्या होगा, एक प्रकार के जियो टैगिंग का काम करेगा। क्या करेगा, जियो टैगिंग का काम करेगा। तो पूछ सकता है कि युक्त धारा है क्या, तो युक्त धारा कुछ और नहीं, एक प्रकार की जियो टैगिंग है। और इससे क्या लिखा भी है कि दिस प्लेटफॉर्म विल सर्व एज
रिपोजिटरी का मतलब हुआ कि इसमें कलेक्शन करता रहेगा चित्रों का, परिसंपत्तियाँ जो भी बनाई जाएंगी अंडर वेरियस नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी ग्रामीण विकासात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए, उसके अंतर्गत जो भी नदी पुल तालाब या पार्क, जो भी स्कूल अस्पताल बनेगा, उन सब की जियो टैगिंग रियल टाइम में करेगा युक्त धारा। तो युक्त धारा रियल टाइम में टैगिंग करके ये बताइएगा। इस प्रकार ये भू ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन एक प्रकार का अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया एक प्रकार का पोर्टल है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया, जैसे मनरेगा के अंतर्गत जो भी एसेट्स बनेगी पर संपत्ति, उसका ऑब्जर्वेशन करेगा। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसी को समन्वित जल प्रबंधन कार्यक्रम कहते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए कि इस प्रकार की जो भी ग्रामीण क्षेत्र में विकासात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी जियो टैगिंग करने का प्रयास किया जाएगा। किसके माध्यम से? युक्त धारा, जो कि भुवन पोर्टल के अंतर्गत शुरू किया गया है। तो ये आपकी न्यूज काम की है दोस्तों, इसको ध्यान। दोस्तों पीछे हमने आपको ये बताया, कौन? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आप पूछ सकते हैं कि ये कितनी 6 लाख करोड़ रुपए की इसमें मोनेटाइजेशन पोटेंशियलिटी है। एग्रीगेट मोनेटाइजेशन पोटेंशियलिटी कितनी? 6 लाख करोड़ की है, लेकिन ये कितने सालों के लिए है? 4 सालों के लिए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा भी है, इसमें आप देख सकते हैं 4 सालों के लिए इसे शुरू किया गया और ये 2022 से लेकर के 2025 तक का है। 2022 से लेकर 2025 यानी 4 सालों के लिए इसे शुरू किया गया, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और वॉल्यूम 1 व वॉल्यूम 2 जो हैं, इसमें प्रमुख बल किस पे है? तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, किस पे? यहाँ दिख नहीं रहा, ये आगे खिसका भी नहीं सकते। रोड्स यानी रोड हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, रोड, रेलवे, पावर ट्रांसपोर्ट, हाईवे, पाइपलाइन, नेचुरल गैस, सिविल एविएशन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बल प्रदान किया गया है। अब इसमें क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो रोड्स का भारत में जो ये टॉप 5 जो एरिया हैं, इनमें रोड्स का जो टोटल 5 को मिला दिया जाए तो 83%, 83% ऐसे हो जाता है, क्योंकि 5 सेक्टर रोड का 27% है, रेलवे 25% हिस्सेदारी है, रोड का 27%, रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ, और संरचना में किसकी कितनी भागीदारी है? तो ये कितनी? रोड की 27, रेलवे की सबसे ज़्यादा रोड की है 27, रेलवे की 25 है, पावर की 15% है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन की 8% और संचार टेलीकम्युनिकेशन